हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। जो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चूँकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमने उसका लास्ट पार्ट जो वो ड्यू टू टेक्निकल एरर वो हम नहीं कर पाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कंटिन्यू कर ले पहले, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे और क्लासिफिकेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर ही लेना, तो क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। तो मैंने वेरिएबिलिटी के हिसाब से आपके साथ डिस्कस किया था बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल ऑन द बेस ऑफ वेरिएबिलिटी, 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर। और फर्स्ट वन मैंने जो बोला था वो मैंने बोला था वेरिएबल कॉस्ट, और सेकंड मैंने बोला था फिक्स्ड कॉस्ट, एंड थर्ड वन मैंने बोला था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोले थे आपको, और दोज कॉस्ट्स विच वैरी एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम डिक्रीज प्रोडक्शन कर लेंगे तो वो हमारे कॉस्ट डिक्रीज होते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बोला था, और दोज कॉस्ट्स विच रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट्स। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स जिनमें कुछ पार्ट हमारा फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट हमारा बेटा वेरिएबल होता है। चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। एग्जामिनर वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कैसे पूछ सकता है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको, और सेमी वेरिएबल में कैसे पूछ सकता है आपको। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। सपोज अगर आप 1 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट, आपका कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड रहेगा, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट जो आपका है वो 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। और जो मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट बोला वो 2 रुपीज़, 20 रुपीज़, 200 रुपीज़, 1000 रुपीज़। सर ये कैसी सिचुएशन? देखिए, जिस कॉस्ट में आपका पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड हो, जिस कॉस्ट में आपका पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड हो और आपका टोटल कॉस्ट वेरिएबल हो, आपका टोटल कॉस्ट वेरिएबल हो, द कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया बेटा ऐसा कौन सा कॉस्ट है जिस कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड रहता है और आपका टोटल कॉस्ट वेरिएबल होता है, तो उस कॉस्ट को कौन सा क्या नाम हम देते हैं बेटा? उस कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स इन विच पर यूनिट कॉस्ट इज फिक्स्ड बट टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल, इसको हम बेटा कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और सेकंड एग्जांपल आप यहां पे जल्दी से अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैंने बोला कि यहां पे पर यूनिट कॉस्ट आपका वेरिएबल है, पर यूनिट कॉस्ट आपका वेरिएबल है, मगर टोटल कॉस्ट आपका फिक्स्ड है। टोटल कॉस्ट आपका फिक्स्ड है, इस कॉस्ट को हम नाम देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। द कॉस्ट इन विच पर यूनिट विल बी वेरिएबल, और जिस कॉस्ट में आपका पर यूनिट वेरिएबल हो और आपका टोटल कॉस्ट फिक्स्ड हो, उस कॉस्ट को हम नाम देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बेटा। ठीक है बेटा, अब और एक एग्जांपल है, ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट का बोला, ये मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का बोला। लास्ट कॉस्ट जो हमारा है वह है आपका कॉस्ट पर यूनिट आपका वेरिएबल। ठीक है बेटा, वेरिएबल, और आपका टोटल कॉस्ट भी वेरिएबल। ठीक है बेटा, जिस कॉस्ट में पर यूनिट भी वेरिएबल हो, आपका टोटल भी वेरिएबल हो, द कॉस्ट इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस कॉस्ट का नाम क्या देते हैं हम? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। Sometimes examiner may ask you, suppose he may say what's the second name of semi variable cost, that is your step fixed cost। ठीक है बेटा, तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, फिक्स्ड कॉस्ट था, और ये हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट था। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था आपके साथ बेटा, सपोज इफ यू विल गेट अ क्वेश्चन देयर हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर दैट, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सपोज इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स। ठीक है बेटा, और हमारा टोटल कॉस्ट अगर जा रहा है 10,000 रुपीज़
10,800 रुपीज़। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट वाला जो पार्ट था वो हम तो यहाँ इस सिचुएशन तक पहुँचे थे, तो y का वैल्यू हमने निकाला था 4 एंड x का वैल्यू हमने निकाला था 6,000। बट लास्ट वाला पोर्शन हमसे छूट गया था। मैंने पहले ही आपको बोला कि वेरिएबिलिटी में हमने कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो लास्ट पोर्शन था, लास्ट पार्ट था हमारा डिस्कशन का था, वो थोड़ा छूट सा गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो आपको क्लियर कर दूँ। चूँकि हमने वैल्यू ऑफ y निकाला था, हमने वैल्यू ऑफ x भी फाइंड आउट किया था, तो आपको क्या कैलकुलेट करके देना था, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि आप समझ लीजिए इस तरह की एग्जांपल थी, 1000 यूनिट्स है, 1200 यूनिट्स है, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेरिएबल कॉस्ट कितना मेरा बनता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट बनता है, यानी कि मैंने लिया था 1000 का y यूनिट्स, 1000 का y यूनिट्स, अगर मैं 1000 को y के साथ मल्टीप्लाई करूँ, y हमारा क्या निकला 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4000। इसी तरह y आपका निकला था 4000 इन 1200 यूनिट्स, वो कितना बन जाएगा आपका 4800, ठीक है बेटा। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बोथ कंडीशंस में बोला था, तब मैंने x का वैल्यू दोनों जगह फिक्स्ड रखा था, x यहाँ पे भी, x इस वाले पोर्शन में भी, x 1200 पोर्शन में भी, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे बोलूँ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे भी 6000 रहेगा, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे भी 6000 रहेगा। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट था वो था 10,000 और यहाँ पे था 10,800, ठीक है बेटा। तो बाय दिस वे, बाय मेकिंग एन इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया था। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करना, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है बेटा जस्ट कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द अबो इक्वेशन। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स, यू हैव टू कैलकुलेट। वहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट भी दिया होगा, वहाँ पे आपको पर यूनिट भी दिया होगा, यानी कि हमने कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए, उसके अलावा मैंने आपको सेग्रीगेशन में एक डायग्राम के तौर पे कुछ एनालिसिस करके दिया था। जैसे कि मैंने डायग्राम के तौर पे आपको कुछ एनालिसिस करके दिया था, यानी कि ये हमारा कॉस्ट है यहाँ से, ये हमारे यूनिट्स है यहाँ से, ठीक है बेटा। देखिए मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा होता है वो फ्रॉम द इनिशियल स्टेज 0 से स्टार्ट होता है। जो ही आपने प्रोडक्शन 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेगा। जितने आप यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे उतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है। जितने हम यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, यानी कि जितनी हम यूनिट्स, अगर हम यहाँ तक यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट यहाँ तक जाएगा, ठीक है बेटा। बट मैंने और एक चीज़ बोला था आपको, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारा फिक्स रहेगा ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं रहेगी। इवन कि अगर आप इतने ही प्रोडक्ट्स करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी इतना रहेगा, अगर आप इतने करोगे तो आपका फिर भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ इसको, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है बेटा। अब और एक जो मैंने आपको बोला था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेटा कौन सा कॉस्ट होता है, अगर आप यहाँ तक प्रोडक्शन कर रहे हो, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टिल टू हियर, यानी कि यहाँ तक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यहाँ तक आपका कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगा। अगर आप यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यहाँ तक आपका कॉस्ट फिक्स रहेगा। बट अगर आप यहाँ तक करना चाहते हो तो कुछ पोर्शन इसका वेरिएबल बन जाएगा, फिर यहाँ तक फिक्स रहेगा। और अगर आप इससे आगे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, यहाँ तक बढ़ाना चाहते हो, तो फिर कुछ पार्ट इसका फिर से वेरिएबल बनेगा, तो फिर यहाँ तक आपका फिक्स रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका बन गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये स्टेप वाइज जाता है हमारा, ठीक है बेटा, स्टेप वाइज। इस पार्ट तक फिक्स्ड, फिर उसके बाद वेरिएबल। अगर आप यहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहते हो फिर वहाँ तक फिक्स्ड, फिर उसके बाद वेरिएबल। इन द सेम वे इनको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो हमारा स्ट्रेटली जाता है, चाहे आप इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट तब भी सेम रहेगा, ठीक है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, अब आज जो हमें डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग।
आज जो हम डिस्कस करने वाले वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है। और आगे ये कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बट कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तब मैं चीज़ों को हाईलाइट करके रखूँगा कहाँ कहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इतने बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, वहाँ पे ऐसा तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे कॉस्ट शीट में कुछ छोटे छोटे चीज़ें आते हैं, वो छोटे छोटे चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तब मैं आपको बोल दूंगा जब हम कॉस्ट शीट पे जाएंगे या जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाएंगे। बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया है, या यहाँ से डिसीजन मेकिंग के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। यानी कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो नेट एग्जाम क्योंकि न बात करें हम, वहाँ पर भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो रेलिवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट कौन से कॉस्ट्स होते हैं बेटा? रेलेवेंट कॉस्ट आर दोज फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स, आर दोज फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स, और दोज फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स विच आर essential for decision making, मीन्स हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ कॉस्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट होंगे, और कुछ ऐसे कॉस्ट होंगे जो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट होंगे। सर ये रेलेवेंट कॉस्ट किस किस्म के कॉस्ट होते हैं? देखिए रेलेवेंट कॉस्ट जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अंडरस्टैंड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि बेटा आपका एग्ज़ाम जून में शुरू, यानी कि आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। मैं अगर आपको बोलूँ कि बेटा आप जून के बाद प्रिपेयर कर लो, ये जो मेरी बात कहने की है ना, मतलब जून के बाद प्रिपेयर करो, तो ये आपके लिए बन गया इररिलेवेंट। तो रेलेवेंट क्या है आपके लिए? जून से पहले पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, वो आपके लिए रेलेवेंट। तो अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्केट में कोई मार्कर परचेज करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैड टू परचेज अ मार्कर, सपोज अगर मुझे ये मार्कर परचेज करना है, तो मार्कर परचेज करने के लिए मैं शॉपकीपर के पास चला जाऊं, तो शॉपकीपर फॉर एग्जांपल मैंने शॉपकीपर को बोला मुझे एक मार्कर दीजिए, तो शॉपकीपर मुझसे कह रहा है मेरे पास 2 किस्म के मार्कर है। मैंने बोला कौन कौन से? बोला एक का रेट 5 है, एक का रेट 7 है। ठीक है बेटा, मैंने बोला अच्छा एक का रेट 5 है, दूसरे का रेट है 7, तो ठीक है। देखिए अगर हम एनालिसिस कर ले तो अगर मैं 5 वाला मार्कर परचेज कर रहा हूँ, इसमें भी मेरा 5 का कॉस्ट जाने वाला है। अगर मैं ये वाला परचेज कर रहा हूँ तो इसमें भी मेरा मिनिमम पहला कॉस्ट क्या जाने वाला है? 5 रुपए। तो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट कौन सा यहाँ पे बेटा है? जो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट इन दोनों की जो डिफरेंस हमारी है, यानी कि इसके ऊपर मैनेजमेंट को ये सोचना होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 गुड्स, यानी कि अगर मुझे ये मार्कर परचेज करना है, इसका कॉस्ट वो मुझे बोल रहा है 5 रुपीज़ पर मार्कर, तो इस मार्कर का मुझे बोल रहा है 7 रुपीज़ पर मार्कर। अब मुझे मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट इस सिचुएशन में क्या बनता है? देखिए कॉस्ट तो मुझे दोनों में जाने वाला है 5-5 रुपये, बट मेरा जो रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़, अपॉन विच मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन whether I should purchase the marker at ₹5 or at ₹7। एंड अगर आप 7 पे परचेज कर रहे हो तो आपके लिए जो रेलेवेंट कॉस्ट यानी कि रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग बनेगा वो यही बनेगा, यानी कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर डिसीजन लेना है whether I should incur 2 rupees upon a marker or not। ये आपका रहेगा रेलेवेंट, ये आपका रेलेवेंट रहेगा, यानी कि ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर लेगा। क्या मुझे 5 रुपये वाला मार्कर परचेज करना है कि 7 वाला मार्कर परचेज करना है? ठीक है बेटा। तो उसके बाद और एक कॉस्ट हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, ठीक है बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट कॉस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इट्स ऑल्सो नोन एज पास्ट कॉस्ट, द कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड इन पास्ट and is having irrelevant and are irrelevant for decision making। ये वो कॉस्ट होते हैं जो हमने पास्ट में तो इनकर किए हैं
बट डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट है। मैं कह दूं यहां पे ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट, ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट्स, ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट्स एंड आर irrelevant and are irrelevant for decision making, for ठीक है बेटा। मैं बोल रहा हूं ये वो कॉस्ट होते हैं जो हमने ऑलरेडी इनकर किए हुए हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए इररिलेवेंट है, यानी कि इसके ऊपर हम सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अब मैं फिर से मान लो कि मुझे ये मार्कर परचेज करना है, मैं फिर से गया शॉपकीपर के पास, फिर से मुझे शॉपकीपर ने वही कहानी सुनाई, सर मार्कर एक हमारा 5 वाला है, एक हमारा 7 वाला है। ठीक है बेटा, तो मैंने कॉस्ट के हिसाब से एनालाइज किया, मैंने सोचा कि ये 7 वाला मार्कर जो होगा इसमें क्वालिटी अच्छी होगी, बाकी चीज़ें अच्छी होंगी, तो मैंने ये 7 वाला मार्कर परचेज किया। मैंने जब उसको एक हाथ से पैसे दिए और एक हाथ से उससे मार्कर लिया तो मेरे पास मार्कर आया, तो मुझसे क्या निकला, मुझसे कैश निकला। तो मैं जब घर पहुंचा तो मुझे लगा नहीं, ये जो मैंने 7 रुपये वाला मार्कर परचेज किया, ये तो मैंने तो ज़्यादा कॉस्ट दिया, मैंने तो 2 रुपीज़ कॉस्ट ज़्यादा ही दिया, क्योंकि मेरे को मिल रहा था मार्कर 5 वाला भी। तो मैंने फिर भी कौन सा मार्कर परचेज किया, 7 वाला। और जो आपका ये 2 रुपया का कॉस्ट रहेगा, दैट विल बी यूअर संक कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट दैट हैज़ बीन इनकर्ड इन पास्ट, जो हमने पास्ट में इनकर किया है और करंटली हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा इररिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। यानी कि अगर इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो डूब चुके हैं, अब इनको हम तो बचा नहीं सकते। जैसे कि समंदर में अगर कोई शिप होती है वो डूब चुकी है, उसको हम बचा नहीं सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम कब बचा सकते हैं कि अगर हमें लगे उससे पहले कि कोई खतरा आने वाला, तो हम तब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जब मार्कर परचेज करने के लिए गए, अगर हमने तब सोचा होता कि हम 2 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो अगर हमने तब सोचा होता तो हम तब इस 2 रुपया को प्रोटेक्ट कर सकते थे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बन गया इररिलेवेंट कॉस्ट, और इसको हम नाम देते हैं संक कॉस्ट, द कॉस्ट दैट हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड एंड और इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है बेटा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट आपके लिए, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो हमारा है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट्स, सर ये कौन से कॉस्ट होते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट्स? बेटा डिफरेंशियल कॉस्ट्स ये होते हैं द चेंज इन कॉस्ट, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन पैटर्न, ठीक है बेटा। ये पैटर्न की वजह से कोई चेंज हुई या किसी भी एक्टिविटी की वजह, और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन are called differential costs। मैंने बोला डिफरेंशियल कॉस्ट और दोज कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होते हैं द चेंज इन द कॉस्ट, यानी कि अगर कॉस्ट में कोई चेंज हुई, किसकी वजह से चेंज हुई, चेंज इन एक्टिविटी, यानी चेंज इन पैटर्न, आपने मैन्युफैक्चरिंग का पैटर्न चेंज किया, या आपने एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज किया, या कोई भी मेथड, कोई भी तरीका प्रोडक्शन आपने चेंज किया, उस वजह से अगर कॉस्ट्स में चेंज आई तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट्स। यानी कि कोई भी चेंज, चाहे वो पैटर्न की वजह से आई, चाहे वो एक्टिविटी की वजह से आई, चाहे वो हमारी मेथड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आई, तो कॉस्ट्स में क्या क्या चेंजेस आ सकती है बेटा। कॉस्ट में तो या तो इंक्रीज होगा कॉस्ट, या तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज होगा, या तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज और कॉस्ट डिक्रीज, ठीक है बेटा। दो ही चीजें हो सकते हैं, या तो हमारे कॉस्ट क्या होंगे चेंज की वजह से, तो या तो हमारे कॉस्ट बढ़ जाएंगे या तो हमारे कॉस्ट कम हो जाएंगे। अगर 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 एक्टिविटी, अगर मेथड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपके कॉस्ट इंक्रीज हुए तो उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल,
उन्हें हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। उनको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। और अगर आपके कॉस्ट चेंज की वजह से डिक्रीज हुए तो उनको हम कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर हमारे कॉस्ट बढ़ गए, यानी कि अगर हमने प्रोडक्शन में कोई चेंज किया, यानी कि अगर हमने एक्टिविटी चेंज की, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई मेथड हमने चेंज किया, उस चेंज की वजह से अगर आपके कॉस्ट बढ़ गए, उस बढ़ने का मकसद यानी कि उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर उस चेंज की वजह से आपके कॉस्ट कम हुए तो उनको हम कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट था। तो उसके बाद हमारे इंप्यूटेड कॉस्ट्स। बेटा यहां से आप एक्सपेक्ट करना, ये इट्स एन एक्सपेक्टेड एरिया फॉर क्वेश्चंस। यहां से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। और एक कॉस्ट हमारा है दैट्स नोन एज इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट कौन से होते हैं? द कॉस्ट्स that are not incurred, the costs that are not incurred, the costs that are not incurred but play an important role, in decision making, are called imputed cost। बेटा मैंने बोला imputed cost वो कॉस्ट होते हैं जो तो एक्चुअल में हम इनकर नहीं करते हैं बट फिर भी एक अहम रोल अदा करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। यानी कि जब मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना होता है तो हम तो ये कॉस्ट एक्चुअल में इनकर नहीं करते हैं बट दे अगेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने कोई कोचिंग क्लास स्टार्ट करनी है। अगर मुझे कोई कोचिंग क्लास स्टार्ट करनी है तो कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए मुझे कहीं पे तो रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, दो ही सूरतें हैं, या तो मैं कोई रूम रेंट पे लूँ या तो मेरा खुद का ओनर होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर मैंने रेंट पे नहीं लिया, मैंने ओनर लिया, अगर मैं ओनर मतलब मेरा अपना रूम है तो मैंने वहाँ पे ट्यूशन देना स्टार्ट किया, तो एट द एंड ऑफ द फॉर एग्जांपल पीरियड जब मैंने सिलेबस कंप्लीट किया तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने 1 लाख की इनकम अर्न की। ठीक है बेटा, अगर मैंने 1 लाख की इनकम अर्न की तो असल में ये आपका एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रेवेन्यू इसलिए नहीं है बिकॉज अगर मैंने यही रूम रेंट पे लिया होता तो मान लो कि मैंने 20,000 का रेंट इसमें से पे किया होगा तो एक्चुअल मैंने कितना कमाया होता? तो 80,000। तो इंप्यूटेड कॉस्ट्स वो कॉस्ट होते हैं जो तो हम एक्चुअल में इनकर नहीं करते बट फिर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है। व्हेनेवर वी हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। लाइक मैंने बात की अगर रेंट हमें पे करना हो, या सपोज हमने यही कोचिंग क्लास स्टार्ट करनी है तो मुझे कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है। तो अगर मेरे पास अपना फाइनेंस होगा, दो ही सूरतें, अगर मेरे पास अपना फाइनेंस होगा तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। अगर वही फाइनेंस मैं बैंक से लेता तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो मैं अपने फाइनेंस पे अगर वो चार्ज कर लूँ तो वो चीज़ें जो मैं अपने चीज़ों पे, यानी कि चाहे वो रेंट रूम की बात हो, अपना रूम, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, उनके ऊपर मैं कॉस्ट चार्ज नहीं करता हूँ, तो वो हमारे बन गए इंप्यूटेड कॉस्ट। द कॉस्ट जो एक्चुअल में तो इनकर नहीं होते हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब हम कोई डिसीजन लेते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल वाइल टेकिंग डिसीजंस। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया, अगर आप रूम लेते हो रेंट पे तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आपका अपना रूम है, नो डाउट कि हम तो एक्चुअल में ये पे नहीं करते, फिर भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना एक्चुअल में मैंने कितना अर्न किया। एक्चुअल में मैंने 1 लाख अर्न नहीं किया, मैंने 80,000 अर्न किए। बिकॉज अगर मैंने यही रूम रेंट पे लिया होता तो मैंने कितना रेंट पे किया होता? 20,000। दैट विल बी योर इंप्यूटेड कॉस्ट। चलिए, उसके बाद हमारे हैं
उसके बाद जो हमारा है दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं बेटा? द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट, द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट foregone, the value of a benefit foregone in favor of an alternative course of action, an alternative course of action is known as opportunity cost. Is known as opportunity cost. बेटा अगर हम कोई बेनिफिट छोड़ रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई बेनिफिट सैक्रिफाइस कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव को, किसी और बेनिफिट के लिए जहां से आपको ज्यादा मिलेगा, दैट इज नोन एज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अंडरस्टैंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास एक बिल्डिंग है, रेंटेड बिल्डिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है उसकी, वो बिल्डिंग वो रेंट पे दे रहा है, ठीक है बेटा। तो रेंट पे जब दे रहा है तो उसको उस बिल्डिंग से 50,000 एनुअली आ रहा है, यानी कि हाउ मच ही कैन अर्न एज ए रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है बेटा। बट मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आप तो इसे ज़्यादा अर्न कर सकते हो, अर्ज होती है इंसान को। वो बोल रहा है कैसे अर्न करूँ ज़्यादा, तो मुझे कोई ऐसा बताओ मैं कर लूँगा वो चीज़, ठीक है। मैंने बोला क्यों ना आप कोई अपनी बिजनेस स्टार्ट कर लोगे इसी बिल्डिंग में। बोला कि आपका जो रेंट की जगह आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा 80,000 आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। यानी कि ये जो आप रेंट पे बिल्डिंग दे रहे थे तो रेंट पे आपको कितना आता था 50,000। अगर यही बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज करोगे तो बिजनेस से आप कितना कमाओगे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस 80,000। तो यहां पे जो आपका इनकम जनरेट एक्स्ट्रा हुआ वो आपका 30,000। तो अगेन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग की बात करते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हुआ कि अगर हम कोई बेनिफिट छोड़ रहे हैं तो उस बेनिफिट की जगह अगर हमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला है तो उस बेनिफिट को अवेल करे कि नहीं करे। तो अगेन बिजनेसमैन के लिए ये डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट। देखिए मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, ये 50,000 मेरा रेवेन्यू था, ये 80,000 भी अब मेरा रेवेन्यू है। मान लो कि मेरा रेवेन्यू आ रहा है 80,000 और मेरा नेक्स्ट रेवेन्यू यानी कि रेंट से रेवेन्यू आ रहा है, ये भी मेरा रेवेन्यू है 50,000। और जो मैं गेन कमा रहा हूं यहां से, जो मुझे गेन इन दो डिफरेंस में से हो रहा है वो मेरा 30,000 हो रहा है, ठीक है बेटा। और यहां पे जो आप रेंट से जो ये कमाते हो ना, तो ये नेक्स्ट बेनिफिट के लिए कि जो आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो ना, जो यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपका बन रहा है यहाँ पे, वो आपका बन रहा है ये रेवेन्यू, यानी कि ये वाला रेंट वाला जो है ये आपका यहाँ पे बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हियर इन दिस सिचुएशन द रेवेन्यू दैट इज अर्नड फ्रॉम रेंट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या बन जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप इसीलिए ये चीज छोड़ रहे हो क्योंकि आपको इससे ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो 50,000 आपको इसमें से कवर हो रहा है, मगर जो आपको एक्स्ट्रा कवर हो रहा है दैट्स योर 30,000 फॉर विच यू आर लीविंग दिस बेनिफिट, फॉर विच यानी कि जो आप छोड़ रहे हो, जो आप बेनिफिट पहला वाला फॉरगॉन कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसकी जगह आप जो नेक्स्ट बेनिफिट हासिल कर रहे हो वो आपका 30,000 में। 50,000 तो आपको यहां से भी मिलेंगे, इस वाले से भी मिलेंगे, मगर जो एक्स्ट्रा आपका मिल रहा है तो वो यानी कि ये आपकी बेस बन जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ, यानी किसी ऑल्टरनेटिव, अगर आपको कोई मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं कहीं से, तो उसके लिए अगर आप कोई चीज़ छोड़ रहे हो तो वो आपका बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आपका और एक आता है, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मीन्स वो खर्चे जो हम इमीडिएटली कैश पेमेंट करते हैं, चाहे वो सैलरीज देंगे, रेंट देंगे, वेजेस देंगे, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट आर इमीडिएटली पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और टर्म्ड एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक है बेटा, सिंपल है। और एक इसमें से आप याद रख लीजिए, दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Explicit costs are those costs in which there is an immediate payment of cash. Explicit costs are those costs in which there is an, इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी, यानी कि where there is an immediate payment of cash are termed as explicit cost, like आप सैलरी दोगे, आप वेज दोगे, आप रेंट दोगे, यानी कि जहां पे immediate payment of cash होता है, those costs are termed as your explicit cost। और एक इसका है implicit cost। Implicit costs are those costs where there is no immediate payment of cash, but वहां पे reduction in the value of the asset होता है, like आपकी depreciation। आपकी डेप्रिसिएशन, वहां तो हम इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश नहीं करते, बट वैल्यू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो जाता है। ठीक है बेटा, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड एक्सप्लिसिट मीन्स कि जो हम एक्सटर्नल पार्टीज को देते हैं, लाइक हमारे एम्प्लॉयज होते, सैलरीड पर्सन होते हैं, रेंट होता है हमारा, दैट्स योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट वेयर देयर इज नो इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश आर टर्म्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है बेटा, और कुछ ऐसे कॉस्ट है लाइक, और एक डिसीजन के हिसाब से और एक कॉस्ट है avoidable and unavoidable cost। Avoidable cost and unavoidable cost। देखिए, avoidable costs are those costs which can be avoided by the manufacturing unit and unavoidable costs are those costs which can't be avoided। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, मान लो कि मेरा कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है, ड्यू टू सर्टन कंटीजेंसीज और ओवर सर्कमस्टांसेस मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद किया कुछ टाइम के लिए, तो मेरा जो वहाँ पे क्लर्क है, अकाउंटेंट है, तो मैं तब तक उसकी छुट्टी कर सकता हूं। जब तक मैंने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करना है, तब तक मैं इस क्लर्क या अकाउंटेंट की छुट्टी कर लूंगा, और ये जो कॉस्ट है मेरे लिए अवॉइडेबल, इस कॉस्ट को मैं अवॉइड कंट्रोल कर सकता हूं, रोक सकता हूं। बट मेरा अनअवॉइडेबल कॉस्ट ये कॉस्ट है, ये जो मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली है, रेंट मेरी वहां पे रहेगी अनअवॉइडेबल कॉस्ट विच कांट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू।